हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उस जैव प्रक्रम में हम लोग 4 टॉपिक पढ़े थे। पोषण, दूसरा पढ़े थे हम लोग श्वसन, तीसरा पढ़े थे हम लोग परिवहन और चौथा पढ़े थे उत्सर्जन। ठीक है, तो इन चारों में से जो पहला टॉपिक था पोषण, उस पोषण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास और देखते हैं कि पहला टॉपिक हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यदि हम लोग बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में आप देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण शब्द है, यह प्रकाश संश्लेषण इसको हम लोग अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो यह फोटोसिंथेसिस है, यह फोटोसिंथेसिस दो शब्दों फोटो से तथा सिंथेसिस से मिलकर बना है। इसमें जो फोटो शब्द है, इस फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, तथा ये जो सिंथेसिस शब्द है इसका अर्थ होता है बनाना। ठीक है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की क्रिया। तो यदि हम प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें तो इसमें बतलाते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर है? देख लीजिए फिर से, यानी जो फोटोसिंथेसिस है, यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा गया। तो फोटोसिंथेसिस कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। दूसरा क्या है? सिंथेसिस। इस फोटो का अर्थ होता है क्या? प्रकाश, यानी इसको प्रकाश से रिलेटेड करते हैं। और इसका जो अर्थ होता है सिंथेसिस का, वो क्या होता है? बनाना, यानी निर्माण करना। अर्थात प्रकाश के द्वारा बनाना या प्रकाश की उपस्थिति में बनाना। तो यदि इस प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें तो इसमें हम लोग बतलाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसे नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण, या इसी को नाम देते हैं कार्बन स्वांगीकरण। इस नाम को याद रखिएगा कि कार्बन स्वांगीकरण भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं, या इसके नाम से यह जाना जाता है। यदि हम लोग बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? अब इसका समीकरण देख लीजिए। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा हमारा जल। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हमारा हुआ 6CO2 और प्लस 12H2O। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ये हुआ जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो गया? जल हो गया। तो बचा क्या? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ये हो गया क्लोरोफिल, ये इसकी उपस्थिति चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, यहां मार्कर थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और नीचे हो जाएगा क्या? सूर्य का प्रकाश। तीर के ऊपर नीचे लिख लेंगे सूर्य का प्रकाश। तो इनकी उपस्थिति में और इन दोनों की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 रहेगा और प्लस H2O रहेगा। तो ये है इनका ग्लूकोज। ठीक है, और ये बना हमारा ऑक्सीजन। तो इस प्रक्रिया को ही
हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम देते हैं। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, या इसी को नाम देते हैं कार्बन स्वांगीकरण। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसको याद रखेंगे। और देखेंगे नीचे आपका समीकरण लिखा गया है, इस समीकरण को भी क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ हैं। और कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं उसको देख लेते हैं। तो आवश्यक पदार्थ में जो पहला हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा क्लोरोफिल। यानी आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको कंप्लीट होने के लिए हमको क्या क्या आवश्यक पड़ रहा है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक पड़ रहा है, यहाँ पर जल दिख रहे होंगे, क्लोरोफिल दिख रहे होंगे और सूर्य का प्रकाश दिख रहे होंगे। तो इन सभी की सहायता से ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। इसलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या तत्व हैं, तो आप इन ऑप्शन में चारों को ढूंढिएगा। जो आपका ऑप्शन मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये जो आवश्यक पदार्थ है चार, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, इसमें ये दो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इन दोनों को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर पहला ही है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, यानी सूर्य का प्रकाश आवश्यक है किस अभिक्रिया के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जब हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो उसके लिए कुछ हमको आवश्यक सामग्री चाहिए। आवश्यक सामग्री में क्या क्या आएगा, तो आवश्यक सामग्री में यदि हम लोग देखेंगे, आवश्यक सामग्री में तो गमले में लगा पौधा लेंगे, काला कागज लेंगे, आयोडीन का विलयन लेंगे, और क्या लेंगे हम लोग, एथिल एल्कोहल लेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे, और क्या लेंगे, क्लिप लेंगे। इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम करेंगे क्या, इसको समझ लेते हैं। तो हमको ये करना है कि जो भी हम पौधा लेंगे उस पौधे को क्या करना है, 48 से 72 घंटे, 48 से 72 घंटे। जैसे ये मान लीजिए गमला है, ऐसे गमला थोड़े बनेगा, बनाते हैं, इधर देखेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये गमला है मान लीजिए, अब इस गमले में कोई पौधा लगा है और इस पौधे की एक पत्ती मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये जो पौधा रहा होगा धूप में रहा होगा पहले से ही, तो हमको क्या करना है कि इस पौधे को 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रख देना है अंधेरे वाले कमरे में। इसलिए रखेंगे ताकि जो इस पत्ती में मंड बना होगा, यानी स्टार्च जो बना होगा, वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पत्तियां हो जाएंगे मंड रहित। अब इस पौधे की पत्ती को क्या करेंगे, जो हम काला कागज ले रहे थे, उस काला कागज और जो क्लिप लिए थे, उस क्लिप की सहायता से क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ढक देंगे। कैसे ढकेंगे, तो ढकने की प्रक्रिया देखिए। जो आपकी ये पत्ती है, हम क्या करेंगे, इसको आधा कवर कर लेंगे, यानी कुछ हिस्सा खुला रहेगा जिस पर कागज नहीं रहेगा, और कुछ पर क्या रहेगा, कागज से कवर कर लेंगे। जैसे हमने ये आपको फिगर में बताया,
इतना आप क्या करेंगे, कागज से ढक लेंगे और फिर इस पौधे को अंधेरे वाले कमरे से लेकर धूप में रख देंगे। धूप में क्या रखेंगे, इस गमले वाले पौधे को रख देंगे। लगभग आप रख दीजिए 12 से 14 घंटे तक रख देंगे या 24 घंटा रख दीजिए। रखने के बाद से क्या करेंगे, इस पत्ती को जिसको हम काला कागज से ढके थे उसको यहाँ से काट लीजिए। काटने के बाद से इस पत्ती को हम लोग एथिल एल्कोहल में उबालेंगे। सब हटा दीजिए कागज वगज। फिर इसको क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल में उबालेंगे। एथिल एल्कोहल में उबालेंगे। जैसे इस पत्ती को एथिल एल्कोहल में उबालेंगे ये पत्तियां हो जाएंगी रंगहीन, यानी एकदम पूरी तरह से रंगहीन हो जाएंगी। तब इस पत्ती पर क्या करेंगे, जो हम आयोडीन का घोल लिए थे उस आयोडीन के घोल को एक एक बूंद गिराएंगे या इस पूरी पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा ही देंगे। तब हम ये देखेंगे कि जो ये पत्ती थी, जो भाग कागज से नहीं ढका था उस पर आयोडीन के घोल का प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन जो भाग कागज से ढका था उस पर कोई प्रभाव नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भाग कागज से नहीं ढका था वहां पर इस पूरे सेटअप को यानी पूरे पौधे को धूप में रखने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, लेकिन जो कागज से ढक दिए थे जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला था वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। तो यहां पर हम लोग, ये हमारा आवश्यक सामग्री हो गया था कि आवश्यक सामग्री में क्या क्या चाहिए, गमले में लगा पौधा, काला कागज, आयोडीन का विलयन, एथिल एल्कोहल, क्लिप इत्यादि जो चीजें चाहिए। प्रयोग में क्या करेंगे, तो गमले में लगे पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख देंगे। तो अंधेरे में रखने पर जो इसकी पत्तियां होंगी वो मंड रहित हो जाएंगी, यानी जो उसमें भोजन बनाया है, जो स्टार्च बनाया वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस पौधे की कुछ पत्तियों की दोनों सतहों को क्लिप की सहायता से काले कागज से ढक देते हैं ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़ सके, तथा इस पौधे को 6 से 7 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग करके क्लोरोफिल रहित करने के लिए एथिल एल्कोहल में क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। अब इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के हल्के घोल में रखने पर पत्ती के वे भाग जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ा नीले हो जाते हैं या नीले हो गए, परंतु वह भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः इससे स्पष्ट है कि मंड पत्ती के केवल उन्हीं भागों में बना है जिन पर प्रकाश पड़ा है। अर्थात मंड बनने के लिए यानी स्टार्च बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। यानी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्या है, आवश्यक है। क्लियर है? एक बार इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। हमको क्या कर देना है कि गमले में लगा पौधा लेना है, उस पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखना है जिससे पत्तियां मंड रहित हो जाएंगी। फिर पौधे की किसी एक पत्ती को काले कागज से क्या कर लेना है, ढक लेना है क्लिप की सहायता से। फिर उसे 6 से 7 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए हम उसे धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद से जिस पत्ती को हम ढके हैं उसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद से उसे हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल में उबाल देंगे। उबालने के बाद से क्या होगा, जो पत्तियां होंगी वो रंगहीन हो जाएंगी। फिर इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। तब हम ये देखेंगे कि जो भाग ढका था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो ढका नहीं था वह भाग क्या पड़ गया, नीला पड़ गया, यानी उस पर आयोडीन का प्रभाव पड़ा है, यानी वहां पर मंड यानी स्टार्च बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना जो सेकेंड पार्ट सिद्ध करना था आपको यहाँ पे, कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मार्कर चेंज यानी कलर चेंज कर लेते हैं, CO2 आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। अभी हम लोग जो सिद्ध किए हैं वो सूर्य का प्रकाश सिद्ध किए हैं। अब क्या सिद्ध करना है, कार्बन डाइऑक्साइड सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चलिए, तो सेम वैसे ही चीज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री लेंगे। तो आवश्यक सामग्री में क्या लेंगे, तो आवश्यक सामग्री में गमले में लगा हुआ पौधा, एक चौड़े मुंह की बोतल, कार्क, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन का घोल, एथिल अल्कोहल इत्यादि सब ले लेंगे। प्रयोग क्या करेंगे, तो जो प्रयोग है उस प्रयोग को नाम देते हैं मोल का प्रयोग, यानी मंड की उपस्थिति के लिए आधी पत्ती का मोल का प्रयोग, इसका नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां फिगर में देख लें। पहले ये हमारा एक बीकर है या गमला मान लेते हैं, ये हमारा गमला है। इसमें एक पौधा ये लगाया गया है, ये पौधा है आपका। इस पौधे की एक पत्ती आप देख रहे होंगे। हमको क्या करना है कि एक लेना है आपको जार या बोतल, और उस बोतल का जो ढक्कन होगा, जिसे कार्क नाम दिया जाएगा, उसको बीच में से ऐसे कट लगा देना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कट लगा है। और इस कट के अंदर हमको क्या करना है, इस पौधे की किसी एक पत्ती को इस प्रकार रखना है कि आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग बोतल के क्या हो, बाहर हो। और इस बोतल के अंदर भरा रहेगा हमारा क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देख लें, एक हम जार लेंगे, बोतल लेंगे, और इस बोतल में पहले से क्या भरा रहेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस बोतल का जो कार्क होगा, ढक्कन होगा, उससे हम पतला कट लगा लेंगे और उसके अंदर पौधे की एक पत्ती को अच्छे तरीके से इस तरीके से फिट करेंगे ताकि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर रहे और आधा भाग बोतल के बाहर रहे। अब क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को हम रख देंगे धूप में। धूप में रखने के बाद से इस पौधे की पत्ती को हम लोग काट लेंगे जो बोतल के अंदर था। अब फिर वही काम करेंगे कि इसे हम एथिल अल्कोहल में उबालेंगे, जिससे जो हमारी पत्तियां वो क्या हो जाएंगी, रंगहीन हो जाएंगी। और फिर इस पत्ती को हम एथिल अल्कोहल के घोल में डाल देंगे। जैसे इस पत्ती को हम एथिल अल्कोहल में डालेंगे, आयोडीन के घोल में डालेंगे, तो इस पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो बोतल के बाहर था उस पर प्रभाव दिखाई देगा। यानी यहां पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो KOH है वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। देखिए इसका प्रयोग, एक चौड़े मुंह की बोतल में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल लेते हैं, जो बोतल के अंदर की वायु से CO2 को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बोतल की कार्क को बीच से दो भागों में काटकर दोनों भागों के बीच पत्ती को दबाकर इस प्रकार बोतल में डालते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल में तथा आधा भाग बोतल के बाहर रहे। इस उपकरण को 3 से 4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल हटाने के लिए पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबालते हैं तथा थोड़ी देर में पत्ती क्या हो जाती है, रंगहीन हो जाती है। क्लियर। पत्ती को गर्म पानी में धोकर आयोडीन घोल में डालने पर पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था क्या हो गया, नीला हो गया, परंतु पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले बताया गया आपको कि जो भाग बोतल के अंदर रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, और जो भाग बोतल के बाहर रहा है उस पर प्रभाव दिखाई देगा, यानी वो नीला पड़ गया। तो इससे इसका यह मतलब है कि जो बोतल के बाहर पत्ती थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, लेकिन जो बोतल के अंदर पत्ती थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, और नहीं मिले होने के कारण से वहां पर क्या बना है, मंड यानी स्टार्च नहीं बना है। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रयोग यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रयोग से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। हो जाएगा। यानी इसमें क्या किया गया है, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि हमको इसमें गमले में लगे हुए पौधे को लेना है और उस पौधे के साथ साथ एक जार लेना है,
जिसमें क्या भरेंगे, KOH भरेंगे, पॉली से भरा भी रहेगा। और उसके पत्ती को हम लोग इस प्रकार बोतल को कट लगाएंगे, कार्क को, और पत्ती को बोतल के आधा अंदर आधा बाहर रखेंगे। बाहर रखने के बाद फिर उसे धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद से पत्ती को काट के अलग कर लेंगे। फिर उसे एथिल अल्कोहल में उबालेंगे। फिर उसे कहाँ डाल देंगे, आयोडीन के घोल में डाल देंगे। तो जो भाग प्रभावित होगा उस पर स्टार्च यानी मंड बना है, जो भाग प्रभावित नहीं होगा यानी उस पर स्टार्च और मंड नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दोनों हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सिद्ध किया जाएगा कि सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो अगला टॉपिक है विटामिन्स। अगला टॉपिक क्या है, विटामिन्स। तो यदि हम विटामिन की बात करें तो जो विटामिन्स होते हैं आप देख पाएंगे कि एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यदि विटामिन की बात की जाए, यहाँ पर देखिए पहले कि विटामिन का जो खोज होता है 1911 में फुंक, कई जगह फंक में लिखा होगा, नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये देखते हैं, यानी जो विटामिन है वो विटामिन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे हम लोग विटामिन नाम देते हैं, यह उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करता है। शरीर को क्या करेगा, प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करेगा। यदि इस विटामिन शब्द के प्रयोग की बात करें तो 1911 में इस विटामिन शब्द का प्रयोग होता है। किसके द्वारा, तो जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फंक, या इन्हीं को कई जगह फंक का नाम लिखा होगा या फंक का नाम लिखा होगा, तो चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। विटामिन क्या होते हैं, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णतया रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के कोर्स से क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीजेज यानी अपूर्णतया रोग होता है। इसे वृद्धि कारक भी कहते हैं, और सर्वप्रथम फंक ने 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। यदि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन विटामिन होता है, बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन होता है, ए, डी, ई, के। तो याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन कौन सा, बी और सी। बाकी जितने विटामिन होंगे सब किसमें होंगे, वसा में घुलनशील होंगे, जैसे ए, डी, ई, के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विटामिन है इनका रासायनिक नाम, ठीक है, फिर इनका मुख्य स्रोत, कार्य, और इनके कमी से कौन सा रोग होता है। तो पूरा एक चार्ट यहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो देखते हैं। तो विटामिन में जो सबसे पहला नाम दिया गया है वो है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो आप देखेंगे मांस, दूध, यकृत, हरी सब्जियां, अनाज के छिलके। कार्य क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का उपापचय में सह एंजाइम ग्रुप में कार्य करता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो वसा होता है, उसके उपापचय में यह सहायक होता है विटामिन B1। कमी से रोग कौन होता है, तो कमी से रोग उत्पन्न होता है बेरी, और बेरी में क्या होता है, तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं, उस बीमारी को क्या नाम देते हैं, बेरी। ये है हमारा B1। दूसरा है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो यकृत है, हरी सब्जियां हैं, पनीर है, गेहूं है, फलियां हैं। कार्य क्या है इसका, तो एमिनो अम्ल के उपापचय में क्या होता है, सहायक होता है। और FDA, FAD
ये FAT नहीं, FAT होगा, फैट होगा, वसा, FAT होगा का सह एंजाइम भाग होता है। एमिनो अम्ल के पाचन में क्या होता है, यह इसके ऊपर पचने में सहायक होता है। अब इसके कमी से रोग कौन होता है, तो किलोसिस, जिसे ओठ जो फटता है हम लोग का, तो उस बीमारी को क्या नाम देते हैं, किलोसिस। अगला जो बीमारी है जीभ में सूजन, जिसे हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, ग्लोसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और त्वचा का फटना डर्मेटाइटिस। ये सब जो बीमारी है, जैसे ओठ का फटना है, जीभ में सूजन का होना है, त्वचा का फटना है, तो किसके द्वारा होता है, विटामिन B2 के द्वारा होता है। अगला है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है पेंटेथेनिक अम्ल। पेंटेथेनिक अम्ल रासायनिक नाम है इसका। मुख्य स्रोत टमाटर है, ईस्ट है, मूंगफली है, दूध है, मांस है, यकृत है, अंडा है, किडनी यानी ब्रिक है। तो इन सब में ये प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। काम क्या है कि उपापचय क्रिया में सह एंजाइम ए का मुख्य घटक के रूप में क्या कार्य करता है। यानी जो एंजाइम्स ए होते हैं उनमें ये क्या करता है, सहायक बनता है। और इसके बीमारी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का रोग होता है, जिसे अभी बतलाया गया डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो हम लोग 3 पढ़े, B1, B2 और B3। ये 3 है हमारा। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जल वाला पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही है सब बात। तो यहाँ पर देखिए अगला है B5। अगला विटामिन क्या है, B5। तो B5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनिक अम्ल। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो शुष्क फल, ईस्ट, मांस, मेवा, अनाज, सब्जियां इत्यादि। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ईस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मेवा में, अनाज में, हरी सब्जी में। अब काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है, तो जीभ व त्वचा पर क्या पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पपड़ी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, मुख्य स्रोत टमाटर है, ईस्ट है, मूंगफली है, दूध है, मांस है, यकृत है, अंडा है। काम क्या करता है, तो एमिनो अम्ल और प्रोटीन का उपचय करता है। कमी से रोग एनीमिया, चर्म रोग, शरीर का वजन क्या होता है, कम हो जाता है। अगला है B12 या साइनो कोबैलेमिन, रासायनिक नाम है इसका। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो दूध में, मांस में, मछली में, अंडा में पाया जाएगा। कमी इसका जो काम होता है, कार्य होता है, क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। रुधिर छिड़ता तथा तंत्रिका तंत्र में क्या आती है, गड़बड़ी। इसकी कमी से रोग क्या, कौन सा रोग होता है, तो रुधिर छिड़ते यानी रुधिर की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ये था हमारा विटामिन B। कितने प्रकार मिले उसको देखा गया, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पता चला, काम क्या है ये देखें, और फिर इसके कमी से कौन सा रोग होता है। अब आते हैं विटामिन C, जिसका नाम है, रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। और जितने खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, हरी सब्जियां, खट्टे फल, शिमला मिर्च, इन सब में क्या होता है, पाया जाता है। काम क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। अस्थियों के मैट्रिक्स का क्या करता है, निर्माण करता है। अब कमी से रोग कौन होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। जिसमें स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं दांत के, वहां से क्या आने लगते हैं, ब्लड आने लगते हैं। और शरीर के भार में क्या हो जाती है, भार नहीं है, भार है ये, शरीर के भार में कमी होती है। विटामिन C कंप्लीट हुआ। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो 20 है, ये वसा, और यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन घुलता है विटामिन, तो जो वसा में विटामिन घुलता है वो है A, D, E और K। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, B1 के B2 के बारे में, यानी B वाले के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो B वाला है वो जल में, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ये वसा नहीं है, क्या है, जल है।
जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ जल नहीं रहकर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। टाइपिंग एरर हो गया, हम भी ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, वसा। चलिए ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो पहला हो जाएगा ए, विटामिन ए। नाम क्या है, रेटिनाल। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत है अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियां। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। कार्य क्या है, नेत्र शलाकाओं में रोड़ा का निर्माण तथा एपिथेलियम स्तर में वृद्धि करता है। कमिश रोग, जीरोपथेल्मिया, रतौंधी तथा एपिथेलियम उत्तक की कमी होती है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और ये सूर्य का प्रकाश, मक्खन, घी, मछली का तेल, मांस, दूध तथा वृक्क, इन सबों में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काम क्या करता है, तो हड्डियों और दांतों की वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस के छोटी आंत में अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग या ऑस्टियोमेलेशिया, यह बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, यानी हड्डी संबंधी जो बीमारी होती है विटामिन डी की, ठीक है, कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अंडा, मांस, गेहूं, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इन सब में पाया जाता है। जननकीय एपिथेलियम वृद्धि प्रजनन में सहायक होता है। कमी से रोग जनन क्षमता में कमी होती है, जो पेशियां होती है वो क्या होती है, दुर्बल हो जाती हैं। और लास्ट है आपका विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो अंडा, गुर्दा, यकृत, ईस्ट में पाया जाएगा। रुधिर के थक्का जमने में क्या होता है, सहायक होता है। और हेमरेज नामक बीमारी होती है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन। पूरे चार्ट के बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी ये चार्ट है, टेबल है, इसके बार बढ़िया से आप देख लेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि विटामिन जो बने हमारे। यहाँ पे नीचे एक और विटामिन दिया है, फोलिक अम्ल, आते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फोलिक अम्ल है, इसको ये छूट रहा था, नीचे था, ध्यान नहीं दिया गया। तो फोलिक अम्ल में क्या मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा, तो हरी सब्जियां, सोयाबीन, यकृत, अंडे, गुर्दा और ईस्ट में पाया जाएगा। इसका काम आप देख लीजिए कि न्यूक्लियर अम्ल का उपपचय, शरीर की वृद्धि और रुधिर अणुओं का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कमी से रोग क्या होगा, एनीमिया होगा, और वृद्धि भी क्या होगी, बाधित होगी। बाधित नहीं होगा, ये बाधित है, बाधित होगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा जो विटामिन थे, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, कितने प्रकार के विटामिन पाए गए, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन था, वसा में घुलनशील विटामिन था, और जो विटामिन के प्रकार थे, कौन कौन से विटामिन है, उनका रासायनिक नाम क्या है, उनका मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ पर वो पाई जाती है। फिर देखें कि इनका काम क्या है और इनके कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो इसके बाद आप अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। तो पोषण वाले टॉपिक से अभी फिलहाल ये दो टॉपिक, एक प्रकाश संश्लेषण और विटामिन, दो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर हम लोग जो और बचे होंगे टॉपिक्स पोषण वाले टॉपिक से, चैप्टर से, तो उससे हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।